हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, स्वागत है लेक्चर नंबर 11 में आपका केमिकल बॉन्डिंग। और आज क्या करने वाले हैं आपको पता है? आज हम लैटिस एनर्जी स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि हम पढ़ क्या रहे हैं ये पता होगा। हम पढ़ रहे हैं क्या? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में हमने क्या क्या देखा? आयनिक कंपाउंड्स की ढेर सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी लास्ट लेक्चर में। आई होप आपने सबने देखी होगी। हमने लास्ट वाला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट लिया था जिसमें हमने फॉर्मेशन एंथैल्पी की बात करी थी और यह बताया था कि कब आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या चीजें कम होनी चाहिए, क्या चीजें ज्यादा होनी चाहिए, रिलीज एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी कम होनी चाहिए। अब रिलीज एनर्जी वाले जो जो प्रोसेस थे वो ज्यादा, यानी कि लैटिस एनर्जी ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अब उसमें जो किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर जो रिलीज्ड एनर्जी होती है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और डोमिनेटिंग रोल होता है लैटिस एनर्जी का। क्योंकि लैटिस एनर्जी उन बाकी सारी जो छोटी छोटी एनर्जी थी, लाइक सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वगैरह, इन सब चीजों से कई गुना ज्यादा जो है मायने रखती है, इंपॉर्टेंट होती है किसी आयनिक कंपाउंड के। मेनली तो यही बोल दिया जाता है कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग है तो यानी कि उसका लैटिस स्ट्रॉन्ग है, और अगर लैटिस स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब है जब लैटिस बना होगा तो बहुत सारी एनर्जी क्या हुई होगी बेटा? रिलीज हुई होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लैटिस एनर्जी, फजान्स रूल, उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक बेसिक आइडिया थोड़ी फील करवाते हैं। देखो, आपका लैटिस क्या होता है? प्लस और माइनस के बीच का अट्रैक्शन। आपका लैटिस यही होता है बेटा, प्लस और माइनस के बीच का क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। यही आपका लैटिस होता है। अब लैटिस एनर्जी क्या होती है? जब ये अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो मैं ये बोलूं कि किसी कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड में अगर उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है तो इसका मतलब है उस कंपाउंड का लैटिस जो है अच्छा खासा पैकिंग एफिशिएंसी रखता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लैटिस है, प्लस माइनस के बीच में बहुत ज्यादा क्या है? अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। ठीक है भाई। और अगर मैं बोलूं कि लैटिस वीक है तो इसका मतलब है प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन जो है वो क्या है? कम है, थोड़ा कम है, तो लैटिस वीक है, यानी कि उसकी लैटिस एनर्जी कम रिलीज हुई होगी। अब ये तो हो गई रिलीज होने वाले टर्म्स की बात। यानी कि आप यूं समझ लिए कि आपको लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन यही समझा देता हूं मैं कि गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन, गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन जब आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, और वो दोनों मिलकर जब सॉलिड बन जाते हैं, जैसे कि आपका M गैसियस है कैटायन और X माइनस है आपका कैटायन, और जब ये जुड़कर MX सॉलिड बन जाते हैं, MX सॉलिड बन जाते हैं, तो इस दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या कहा जाता है? लैटिस एनर्जी। तो इसको एक बिल्कुल स्टैंडर्ड डेफिनेशन कैसे बनाते हैं कि 1 मोल, मतलब 1 मोल गैसियस सॉलिड किससे बनेगा? अपने गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन से, है ना। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, है ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस कंस्टिट्यूएंट्स आयन। जब एनर्जी रिलीज, इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे? रिलीज्ड एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड फॉर्म्ड बाय इट्स गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन। ये तो हो गई बनने के रिस्पेक्ट में, तो हम रिलीज की बात कर रहे हैं। अब मैं बात करूं कि अगर उल्टा सोचें तो वो भी एक डेफिनेशन है। तो उल्टा क्या सोचोगे कि 1 मोल आयनिक सॉलिड को उसके गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयंस में तोड़ देने में जितनी एनर्जी दी जाती है वो भी क्या होती है? लैटिस एनर्जी के बराबर होगी। तो बात वही है, इधर से जब इधर आ रहे हो तो रिलीज के केस में देखेंगे, और जब इधर से वापस इधर जा रहे हो तो एब्जॉर्ब के केस में देखेंगे। जैसे वो होता था ना बेटा, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या पढ़ते थे हम? बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड के बनने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? उस बॉन्ड को तोड़ने में दी जाने वाली एनर्जी।
तो ये भी ऐसा ही है, एक तो है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन हम रिलीज की बात कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग, इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन हम एब्जॉर्ब की बात करेंगे। तो दोनों की डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन जो है वो एकदम क्या है, सही है। देखो यहां पे आगे बढ़ते हैं, लेटिस एनर्जी की डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई बेटा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय इट्स कंस्टिट्यूएंट्स गैसियस आयंस। ठीक है, तो ये किस टर्म्स में लिखी हुई है, ये रिलीज के टर्म्स में लिखी हुई है। क्लियर है बेटा, ये किस टर्म्स में लिखी हुई है, रिलीज के टर्म्स में। चलिए तो देखो, तो ये किस टर्म्स में लिखी हुई है, ये फॉर्मेशन के टर्म्स में लिखी हुई है, इसीलिए रिलीज वाली बात है। अगर एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, है ना, 1 मोल आयनिक सॉलिड इनटू इट्स गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयंस। उन्होंने ब्रेकिंग के टर्म्स में लिखी हुई है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों डेफिनेशन सही है। ये गैस, गैस, सॉलिड, और जो एनर्जी रिलीज हुई वो लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये वाला। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमारे काम की चीज क्या नहीं है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमारे किसी काम का नहीं, ये कांस्टेंट है, ये वैल्यूज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। दूसरा, ये वाली जो यूनिट होती है, इस पे आगे क्या लग रहा है, प्लस, क्या लग रहा है, प्लस, आगे क्या लग रहा है, प्लस, प्लस लग रहा है, इसका मतलब है ये होती है रिपल्सिव यूनिट। अब आप बोलोगे कि किसी लेटिस में रिपल्शन का क्या काम, तो मैं बोलूंगा होता है। देख, हमने बोला प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे बोला। मैं कह रहा हूं कि हम बात अभी तक सिर्फ अट्रैक्शन अट्रैक्शन की बातें कर रहे हैं कि यहां अट्रैक्शन है। मैं बोल रहा हूं इस प्लस और प्लस के बीच में क्या है, रिपल्शन होगा, इस माइनस और माइनस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अट्रैक्शन होता है एक लैटिस के अंदर, सिमिलर आयंस के बीच में हल्का पुल्का रिपल्शन भी चलता है। मैंने शब्द यूज किया हल्का पुल्का। अगर मैं उस रिपल्शन को डोमिनेटिंग मान लूं, मैं ये बोल दूं कि नहीं हल्का पुल्का अट्रैक्शन होता है और रिपल्शन ज्यादा होता है, तो फिर मुझे बताओ वो कभी लैटिस बनेगा क्या, कभी नहीं बन पाएगा। अगर उसमें हम रिपल्शन को डोमिनेटिंग मान लेते हैं तो वो लैटिस कभी बन नहीं पाएगा। और अगर कभी लैटिस नहीं बन पाएगा तो जिसका लैटिस नहीं बन पाया वो आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट कर नहीं पाएगा, और जो आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा उसकी लैटिस एनर्जी के फॉर्मूले का क्या मतलब हुआ। इसीलिए आप लैटिस एनर्जी का जब फॉर्मूला देखते हो तो आप ये देखते हो कि उन्होंने जो रिपल्सिव यूनिट है उसके नीचे आर की पावर को एन कर दिया है, यानी कि उस रिपल्सिव यूनिट को नेग्लिजिबल मान लिया है। नेग्लिजिबल कंसिडर किया हुआ है, कारण लेटिस एनर्जी किसकी निकालोगे मेरे भाई, जिसका लेटिस तुम्हारे पास होगा उसी की तो निकालोगे, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड तुम्हारे पास होगा उसी की तो निकालोगे। अब तुम ये कह दो कि नहीं नहीं रिपल्सन तो बहुत ज्यादा है, तो फिर वो लेटिस तुम्हारे पास है ही नहीं, मान लो रिपल्सन बहुत ज्यादा है तो वो कभी बनेगा नहीं, और कभी बनेगा नहीं तो बात खत्म हो गई। इसीलिए बाय डिफॉल्ट पहले से ही आर की पावर एन कर दिया जाता है, मान लिया जाता है कि सिमिलर आयंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो इतनी ज्यादा है कि आप उसका नेग्लिजिबल रिपल्शन मान लेते हैं। तो इसका मतलब है मुद्दे की बात हमारे पास यही है, ये जो है ये जो है ये कांस्टेंट है ना, और हमको मतलब नहीं उनसे कि ये कांस्टेंट की वैल्यूज क्या होती है, क्योंकि हमें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो सीधा सीधा बोल देता हूं आपसे कि ये वाली जो यूनिट है इसके आगे माइनस है, क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन वाली यूनिट है, और अट्रैक्शन वाली यूनिट का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन होना, और अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज। इसीलिए इस वाली यूनिट के आगे माइनस लगा हुआ है। रिपल्शन का मतलब क्या होता है, एनर्जी का इंक्रीज होना, इसीलिए उसके आगे पॉजिटिव लगा हुआ है। वो पॉजिटिव साइन ये अपने आप में बताता है कि वो एक रिपल्सिव यूनिट है, और ये नेगेटिव साइन दूसरी तरफ ये बताता है कि यहां अट्रैक्शन की बात की गई है। तो हम अगर बोले तो अल्टीमेटली मैं अगर इसको इनवर्स प्रोपोर्शनल के केस में लिखूं तो U इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड बोल दूंगा, और डिवाइड बाय क्या कर दूंगा मैं, R, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड देन साइज। इफ चार्ज इज सेम then U is inversely proportional to R। पहले चार्ज देखना है, यानी इसका मतलब क्या है, पहले तो चार्ज देखना है, देन आप ये इसमें लिख सकते हो देन आर ज्यादा तो लेटिस एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, पहले चार्ज देखना है, पहले चार्ज देखना है। अगर वो सेम है
तो फिर साइज देखनी है। क्लियर भाई? तो आओ इस तरह के सवाल, ये लोग खूब सारे सवाल अभी करके दिखाते हैं आपको। आ जाइए। चार्ज कैसे निकालोगे? Na क्या होता है? +1। F क्या होता है? -1। Na क्या होता है? +1 और F क्या होता है? -1। करेक्ट है। Na क्या होता है? +1 और Cl क्या होता है? -1। अब देखो साइड चार्ज सेम हो गया, इसमें देखो चार्ज क्या हो गया? सेम हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे? R बढ़ेगा तो U घटेगा। अब देखो सोडियम सोडियम का R तो सेम है, सोडियम सोडियम सेम है। अब F और Cl में किसकी रेडियस ज्यादा होगी? तो फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन बड़ा होता है बेटा? फ्लोरीन क्लोरीन में कौन बड़ा होता है? क्लोरीन बड़ा होता है। तो यानी कि इसकी R ज्यादा होगी तो इसकी लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आसान है। उसी तरह से ये रहा +1, ये रहा -1, ये रहा +1 और ऑक्सीजन है -2। अब देखो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है 1 × 1। ये प्लस माइनस करके जीरो मत कर देना, मैग्नीट्यूड लिया है हमने, चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया है, उनको मल्टीपल करना है, ना कि हमको जोड़ बाकी दिखानी है। मल्टीपल करने का मतलब क्या हो गया है ना? आप इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज देखना है। 1 × 1 1, 2 × 1 1 × 2 2। तो अगर यहाँ पे चार्ज ही ज्यादा हो गया तो हम डायरेक्ट आंसर चार्ज से करेंगे। जब चार्ज डिफरेंट हो तो चार्ज से आंसर कर दो। ठीक है भाई? ये देखो यहाँ पे +1 है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है या -1 है, सब कुछ सेम है, चार्ज भी सेम है, क्लोरीन क्लोरीन दोनों तरफ सेम है। लेकिन पोटेशियम और रुबिडियम में रुबिडियम बड़ा होता है तो इस वक्त फिर यहाँ पर लेटिस एनर्जी कम हो जाएगी। उसके बाद यहाँ +1 यहाँ -1। ठीक है, यहाँ +1 ऑक्सीजन अगेन -2, चार्ज ज्यादा तो इसको ज्यादा कर दो। ये देखो +2 मैग्नीशियम +2 -2 +1 -2, वो चार्ज ज्यादा हो गया, 2 × 2 4 हो गया, ये 2 × 1 2 ही हुआ तो इसलिए ये ज्यादा हो जाएगा। ये +2, ये -2, ये +3, एल्यूमिनियम +3 में होता है, ये -2 में होता है। 3 × 2 6 हो गया तो ये ज्यादा हो जाएगा, 2 × 2 4 ही रह गया। फिर यहाँ पे +1 नाइट्राइड होता है बेटा -3, और ये +1 और ये -3, चार्ज सेम हो गया तो सोडियम की साइज की वजह से इसकी लेटिस एनर्जी कम होगी, है ना? और ये लेटिस एनर्जी क्या होती है? लो होती है, वेरी लो लेटिस एनर्जी। डू नॉट एग्जिस्ट। ये लगभग ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इतनी लो लेटिस एनर्जी होती है। अभी इस बात पे वापस आते हैं कि तो फिर बताओ कि कौन कौन से लेटिस एनर्जी। तो ये है नाइट्राइड। ये क्या है? नाइट्राइड। नाइट्राइड क्या होता है बेटा? N3-। नाइट्राइड, नाइट्राइड्स के बारे में बात करते हैं तो एस ब्लॉक में नाइट्राइड्स जो होते हैं वो दो ग्रुप में हम बात करेंगे। एक होता है एल्कली मेटल्स और एक होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, है ना? तो इनकी स्मॉल साइज होती है, स्मॉल साइज, हाई चार्ज, तो इनकी लेटिस एनर्जी ज्यादा रहती है। इसलिए एल्कली मेटल अर्थ एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो नाइट्राइड होते हैं ऐसे समझ लो इसको, नाइट्राइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल एग्जिस्ट। ठीक है, नाइट्राइड्स क्या करेंगे? एल्कलाइन अर्थ मेटल के एग्जिस्ट करते हैं। बट इसके केस में क्या है? एक्सेप्ट लिथियम, एक्सेप्ट लिथियम, है ना, नाइट्राइड ऑफ एल्कली मेटल्स डू नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू वेरी लो लेटिस एनर्जी। फर्स्ट ग्रुप में केवल लिथियम जो है वो नाइट्राइड बना पाता है, तो इसको लिए आप ऐसा लिख सकते हो, इन फर्स्ट ग्रुप, इन फर्स्ट ग्रुप, है ना, इन ग्रुप फर्स्ट ओनली lithium can form stable nitride Li3n। ठीक है, ये लगा हुआ है। केवल पहले में सिर्फ इसकी औकात है, ये सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एग्जिस्ट नहीं करते।
वहीं पर अगर आप एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करोगे तो एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो एल्कली मेटल्स से छोटे भी होते हैं, है ना, वो छोटे भी होते हैं और उनके चार्ज भी +2 होता है, उनका चार्ज भी क्या होता है, +2 होता है ना। साइज भी क्या होती है, साइज भी क्या होती है, छोटी होती है ना, साइज भी छोटी होती है और चार्ज भी ज्यादा होता है। तो लेटिस एनर्जी ज्यादा आती है क्योंकि लेटिस एनर्जी क्या होती है बेटा, Q/R। अब अगर चार्ज बढ़ेगा तो भी लेटिस एनर्जी बढ़ेगी, तो ये कह रहे हैं हमारे पास चार्ज +2 होता है। फिर साइज बढ़े घटेगी तो भी लेटिस एनर्जी बढ़ेगी, तो ये दोनों तरफ है, साइज घटेगी, ठीक है, साइज कम होगी और Q जो है वो ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। अब Q और R का रिलेशन लेटिस एनर्जी के साथ जरा देखो, ऐसा है, तो इसका मतलब है अल्टीमेटली इनकी लेटिस एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट्स वाई ये क्या करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से ही ये एग्जिस्ट करते हैं। तो सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो नाइट्राइड बनाते हैं, स्टेबल नाइट्राइड, लेकिन एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसमें सिर्फ लिथियम बनाता है, बाकी के नहीं बनाएंगे। चलो बात निकल गई तो एक्स्ट्रा बता दिया। ये रहा +1, ये -2, वापिस आ जाते हैं अपनी प्लास पे, +1 -2, लेकिन सल्फर की साइज बड़ी होने की वजह से उसकी लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरह से हम लैटिस एनर्जी के क्वेश्चंस कर सकते हैं कि किसकी लैटिस एनर्जी कम, किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, ये हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, चले आगे, पगा पगा, पक्का पक्का, ठीक है, बढ़ते हैं। सबको क्लियर है? आइए, अब लैटिस एनर्जी भी हमने खत्म कर दी, अब हमारा आता है फजान रूल। ये फजान्स रूल बेसिकली है क्या, बताओ। फजान्स रूल है ये वाला, इस स्लाइड को हटा दो, फजान रूल को हटा दो। ये देखो, फजान रूल का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। अब मेरी बात को सुनो, जब हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे थे तब भी हमने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की बात करी थी पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सेगमेंट में। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड में हम देखते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर और आयनिक बॉन्ड के अंदर देखते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब जो जिसमें नहीं है उसको ढूंढो, यही चीज हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट और 100% आयनिक नहीं होता। जो कोवेलेंट होता है जन्मजात, उसमें भी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होते हैं और जो जन्मजात आयनिक होता है उसमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं। अब मेरी बात, जो कोवेलेंट बॉन्ड था उसमें परसेंटेज आयनिक हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से देखा या डाइपोल मोमेंट से देखा, करेक्ट है। लेकिन अब हम आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर भी ढूंढेंगे, अब उल्टा काम कर रहे हैं। और जो उल्टा काम हम कर रहे हैं वो कौन बताता है हमको, एक साइंटिस्ट हुए थे फजान्स। फजान्स ने एक रूल दिया, वो रूल क्या बताया, उसने ये समझाया पोलराइजेशन। उसने क्या समझाया बेटा, एक वर्ड दिया पोलराइजेशन। क्या शब्द दिया, एक पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनायन। एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में पोलराइजेशन होता है। अभी समझाऊंगा कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब बताऊंगा। और पोलराइजेशन की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है कि मर्जिंग मर्जिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एनायनिक, मर्जिंग ऑफ एनायंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इनटू कैटायंस, या इसको ऐसे सकते हैं, मर्जिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ कैटायन एंड एनायन। पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, एनायन और कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मर्ज होता है। अभी हम डायग्राम समझेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। वेट करो, 1 मिनट का वेट करो, 1-2 मिनट का वेट करो, सब चीजें हो जाएंगी। पोलराइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनायन, एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में पोलराइजेशन हुआ, जिसकी वजह से मर्जिंग हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, इसकी वजह से क्या हुआ, मर्जिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ कैटायन एंड एनायन। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या डेवलप हुआ,
कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड इंक्रीजेस। अब बात आती है कि पोलराइजेशन होगा तो मर्जिंग होगी। आपको यहां तक का एक पाथवे तो क्रिएट हुआ कि एनायन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसमें अगर पोलराइजेशन होता है, उसके अंदर पोलराइजेशन का मतलब होता है डिस्टोर्शन, है ना। इसको क्या बोल सकते हो आप? डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनायन, ठीक है। पोलराइजेशन बोल दो, डिस्टोर्शन बोल दो। जैसे कोई गोल मटोल चीज है एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, यानी कि एनायन के पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सब सिमेट्रिकल है। एनायन के चारों तरफ क्या है? सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गोल गोल हैं। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसकी गोल गोल चीज को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, यानी कि किसी एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दिए। अब एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को हम सिमेट्रिकल नहीं कह सकते, वो चारों तरफ से गोल गोल नहीं है। अब किसी तरफ वो ज्यादा खिंच गया, जिधर वो ज्यादा खिंच गया उस तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा चले गए, और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा चले गए उधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। उसके पेरीफेरी की बात कर रहा हूं मैं, उसकी जो अपनी क्या बोलते हैं बाउंड्री है उसकी बात कर रहा हूं। बाउंड्री पे मान लो बाउंड्री पर 10 लोग थे, बराबर तरीके से गोल 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 10 लोग थे, ठीक है। फिर कुछ ऐसा हुआ कि बाउंड्री के एक तरफ 7 लोग आ गए और दूसरी तरफ सिर्फ 3 ही लोग बचे, तो इधर लोगों का जमावड़ा ज्यादा हो गया। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही थे, बराबर तरीके से जमे हुए थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज्यादा आ गए, और जब एक तरफ ज्यादा आ गए तो इसका मतलब है वहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा क्रिएट हो गया। अरे भाई, जिस तरफ लोग ज्यादा आ गए वहां पर जो है लोगों की संख्या बढ़ गई। उसी तरह से जिस तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो वो जो क्लाउड पहले बराबर तरीके से माइनस 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 हर जगह था, अब एक तरफ माइनस ज्यादा है और एक तरफ माइनस कम है, और जिस तरफ माइनस कम है उधर फिर पॉजिटिव चार्ज की थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो एक तरफ पार्शियल नेगेटिव आ गया, एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव आ गया। इस तरह से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव का आ जाना क्या पोलैरिटी कहलाता है? वही इन्होंने शब्द उठाया है कि देयर इज ए पोलराइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनायन, यानी कि एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में कुछ ऐसा हुआ कि वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम हो गया। मतलब एक तरह से कह सकते हैं बायस्ड हो गई सिचुएशन, एक बराबर नहीं रही, इस तरफ ज्यादा एक तरफ कम। इसीलिए वर्ड यूज किया है पोलराइजेशन, और हमने दूसरा वर्ड यूज किया डिस्टोर्शन, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। अब जब टेढ़ा मेढ़ा होगा तो हुआ क्यों ये भी सीखो, कारण क्या है सीखो, कि उस एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में से इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ खींच रहा है? तो बगल में बैठा केटायन अपनी तरफ खींच रहा है। आंखों के सामने एक तरफ केटायन एक तरफ एनायन अज्यूम कर लो। अब वो केटायन क्या कर रहा है? एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर टेढ़ापन आ रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर पोलैरिटी आ रही है, जिसकी वजह से उसके अंदर पोलराइजेशन हो रहा है। तो हो क्या रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है और मैं दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा हूं। तो इसका मतलब है मैं उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को जब अपनी तरफ खींचूंगा तो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में मिक्स करूंगा या नहीं करूंगा। इसीलिए मैंने अगला पॉइंट लिखा है मर्जिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स ऑफ केटायन एंड एनायन। केटायन और एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का क्या होता है? मर्जिंग होती है। ये स्टेप्स चल रही है जिसकी वजह से क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। तो सबसे पहले ऐसे समझो कि देयर इज ए पोलराइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनायन, जिसकी वजह से क्या हुआ? देयर इज मर्जिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स ऑफ केटायन एंड एनायन। मर्जिंग होने से ऐसा क्या हुआ कि कोवेलेंट कैरेक्टर आया। अच्छा, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? ऑर्बिटल्स में। इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? ऑर्बिटल्स में। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मर्ज हो रहे हैं तो ऑर्बिटल से तो मर्ज हो रहे होंगे। और ऑर्बिटल मर्जिंग तो हमने ओवरलैपिंग कुछ सीखा था। ऑर्बिटल मर्जिंग क्या होती थी बेटा? ओवरलैपिंग होती थी। अरे सर, ओवरलैपिंग तो कोवेलेंट बॉन्ड में होती थी सर, हमने पढ़ा है सर 2 लेक्चर पहले।
तो वही मैं कह रहा हूं, इसका मतलब है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड वाले गुण आना शुरू हो गए क्या? और कोवेलेंट बॉन्ड वाले गुण आना शुरू हो गए, इसलिए तो बोल दिया बेटा कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होना स्टार्ट हो गए। क्लियर है एकदम? चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए बेटा, अभी तक क्लियर है? अब देखो जो जो आपने अज्यूम किया उसको मैं आपको डायग्राम बना के समझा दूं, एकदम आपके लिए इजी होने वाला है। देखो देखो, ये रहा हमारे पास एक केटायन और ये रहा हमारे पास एक एनायन, जिसका ये रहा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। प्लस दोनों का न्यूक्लियस है ना, ये प्लस है ये न्यूक्लियस है। ये लिख रहा हूं यहाँ केटायन है और ये क्या है, एनायन है। ये मत बोलना दोनों में प्लस क्या है, दोनों में प्लस अपना अपना न्यूक्लियस है। इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैसा था पहले? इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पहले ऐसा था कि सब जगह बराबर इलेक्ट्रॉन्स थे। सब जगह क्या थे? बराबर 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 इलेक्ट्रॉन्स थे। इसमें भी क्या होंगे? बराबर 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 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब मेरी बात ये सुनो कि केटायन और जो आपका एनायन होता है, इसकी जेड इफेक्टिव किसकी ज्यादा होती है? तो जेड इफेक्टिव इसका ज्यादा होता है। यानी कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको इलेक्ट्रॉन बहुत पसंद होते हैं। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है। तो इस केटायन के लिए आप क्या लिखोगे? देयर इज ए मोर जेड इफेक्टिव एनायन एज कंपेयर टू जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होता है? इसका ज्यादा होता है। ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का ध्यान रखने के साथ साथ इस की नजर पड़ोस के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे भी पड़ जाती है। मतलब ये भाई साहब डबल गेम खेलना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या करूं, और लेडीज में हूं आदत से मजबूर। ये केटायन है, ये जेड इफेक्टिव जो है उसका ज्यादा है। अब जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है तो इसके हाथ में कुछ नहीं है। कह रहे कि क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जाता, हो जाता है बस। तो वो वाली बात है। तो ये केटायन कहता है कि मेरा जेड इफेक्टिव ही ज्यादा है यार, तो मेरे को तो इलेक्ट्रॉन पसंद है, और मुझे पसंद इतने हैं कि मैं घर वाले के साथ साथ पड़ोस वाले का भी ध्यान रख लेता हूं। तो इसने देखा कि पड़ोस में एक एनायन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है और बड़ा गोल मटोल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। तो इसने कहा कि देख भाई, अपना जेड इफेक्टिव है, अपना जेड इफेक्टिव ज्यादा है। तो इसने क्या किया? इसने उस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया। उसने अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया ऐसे। और जब ऐसा होगा, खींचना शुरू करेगा, तो यहां पर पहले कोई भी पोलैरिटी नहीं थी, अब पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को खींचना शुरू करेगा तो होगा क्या, वो सुनो। अब देखो कैसे बन गई, ये वाली कंडीशन आ गई, पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन हो रहा है एंड आफ्टर द पोलराइजेशन कंडीशन क्या बनेगी वो देखो। ये आपका केटायन है, बिल्कुल है, ये केटायन हो गया। ठीक है, हो गया केटायन। अब आपको यहां पे देखो ये क्या बन गया, ये एनायन बन गया इस तरह से। और ये जो है आपका मर्जर नजर आ रहा है आपको यहां पे। ये रहा आपका प्लस, ये रहा आपका प्लस, ठीक है। और इधर अब इलेक्ट्रॉन कम है, इधर अब इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, कम है। इधर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अब इधर 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 बहुत इलेक्ट्रॉन है। अब इधर इधर जो है वो बहुत इलेक्ट्रॉन है। जब इधर बहुत इलेक्ट्रॉन है तो यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जहां पर पहले सब जगह एक जैसा था, अब ऐसा हो गया। यहां मर्जिंग होना शुरू हो गई। यहां क्या हो गई बेटा, मर्जिंग होना शुरू हो गई। ये मर्जिंग होना शुरू कर दी। इस मर्जिंग की वजह से इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इन एनायंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऐसे होती है। मिक्स हो गए दोनों, दोनों मर्ज हो गए, ये देखो। और जब दोनों मर्ज हो गए तो ऐसे इसको बोलते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर का डेवलप हो जाना, जिसकी वजह से क्या हुआ, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो गए। ऐसी जब कंडीशन होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे बेटा, इंक्रीज होंगे। अब मैं पूछूं कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है जिसमें ये मिक्सिंग ज्यादा हो सकती है, मतलब ये पोलराइजेशन कब कब ज्यादा हो सकता है। तो आइए हम दो लोगों पर विचार करते हैं कि कौन किसको खींच रहा है और कौन किससे ले रहा है, कौन किसको दे रहा है। हम इस चीज को देख लेते हैं, हमारी चीज क्लियर हो जाएगी। देखो बेटा,
क्या ये केटायन है, ये देने वाला है या लेने वाला है? तो आप बोलोगे सर ये तो लेने वाला है, सामने वाले से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को खींचने वाला है। यानी कि जब जब मैं वर्ड यूज करूं पोलराइजिंग पावर, पोलराइज करने की पावर, तो पोलराइज करने की पावर की जब बात आएगी तो फिर वो केटायन के लिए आएगी। बिकॉज केटायन जो है वो उसको पावर, इसकी जितनी ज्यादा पावर होगी ये उतना ज्यादा खींचेगा। तो बात आती है पहली चीज, हम दो चीजों पे ध्यान, हम दोनों की नीयत पे बात करेंगे। और दोनों की नीयत भी कैसी कैसी नीयत पे बात करेंगे बेटा कि इसकी तो लेने की नीयत, और वो तो दे रहा है, वो तो एनायन है बेटा, उसको तो देना है, तो वो क्या करेगा, वो देने की नीयत वाली बात हो जाएगी। तो अगर इसके लेने की नीयत ज्यादा हो तो भी ये वाला पिरोग्राम ज्यादा चलेगा, और अगर उसके देने की नीयत ज्यादा हो तो भी ये वाला पिरोग्राम ज्यादा चलेगा। अल्टीमेटली जब ये वाला पिरोग्राम ज्यादा चलेगा तो पोलराइजेशन तो हो गई, और जितना ज्यादा ये वाला पिरोग्राम चलेगा, इस पिरोग्राम की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर भी जो है वो ज्यादा चलेंगे। समझे इस इंसानी बच्चे? समझ गए? ठीक है। तो अब क्या करना है, हमको ये सीखना है कि केटायन और एनायन ने क्या किया, ये सब किया। ये सब कब कब ज्यादा हो सकता है? बोले सर ये जब लेने की नीयत ज्यादा रखता हो तब भी होगा, और ये देने की नीयत ज्यादा रखता हो तब भी होगा। देने की नीयत को बोला जाता है बेटा पोलराइजेबिलिटी। क्या वर्ड यूज किया मैंने? पोलराइज होने की एबिलिटी। तो पोलराइज होने की एबिलिटी किसकी चेक करोगे? एनायन की, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को तुम पोलराइज कर रहे हो। तो पोलराइज होने की एबिलिटी वर्ड जो होता है वो हमेशा यूज होता है किसके लिए? एनायन के लिए। एंड पोलराइज करने की पावर, पोलराइजिंग पावर, वो जो यूज होती है वो किसके लिए होती है बेटा? केटायन के लिए होती है। तो दो शब्द हमारे पास मिल गए हमको, और उन दो शब्दों से हम सारी चीजें सीख सकते हैं कि कंडीशंस फॉर द मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, एंड द मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब होता है पोलराइजेशन is directly proportional to covalent character. Polarization in anions इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होंगे। इस चीज पे ध्यान रखो, ठीक है बेटा? पोलराइजेशन, और जो अपना पोलराइजेशन है, और जो अपना पोलराइजेशन है, वो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोलराइजिंग पावर कैटायन, जिसको बोलते हैं फाई, ठीक है? पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू polarizing power of cation, and polarization is directly proportional to polarizability. ये शब्द कंफ्यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने एक एक शब्द का गहरा गहरा मतलब समझा दिया। एबिलिटी की बात जब भी होगी वो हमेशा एनायन की ही होगी। फिर भी मैं आपके लिए लिख देता हूं कि पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। एलायन की बात होगी जब भी तो वो पोलराइजेबिलिटी की होगी। एंड द फाइनली पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो मैं ये बोलूं कि जब जब पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी केटायन की तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। यस, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। उसी तरह से जब जब एनायन की पोलराइज होने की एबिलिटी बढ़ेगी तब तब पोलराइजेशन बढ़ेगा, और पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो कुल मिला के केटायन कि लेने की नीयत जब बढ़ती है तो भी पिरोग्राम ज्यादा चलता है, और जब उसके लेने की नीयत को छोड़ के सामने वाले के देने की नीयत की बात करते हैं कि वो उसको देना ही है, तो भी पिरोग्राम तो वही चलेगा। भाई सिंपल सी बात है, नीयत किसी भी को, पिरोग्राम एक ही होता है ना भाई? तो स्मॉल कैटायन की बात अगर हम करें, स्मॉल कैटायन की अगर हम बात करें, तो जब स्मॉल कैटायन होता है तो इसका मतलब है कैटायन की साइज छोटी होगी। स्मॉल केटायन का मतलब क्या है? केटायन की साइज छोटी होगी। जब केटायन की साइज छोटी होगी तो उसका जेड इफेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो उसकी पोलराइजिंग पावर, जिसको हम बोलते हैं क्या? फाई, वो क्या होगी? इंक्रीज होगी।
और जब पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, फिर अल्टीमेटली कोवेलेंट कैरेक्टर ही बढ़ने वाला है। ठीक है भाई। लार्ज एनायन, अगर एनायन की साइज बढ़ेगी तो फिर उसका जेड इफेक्टिव जो है वो घटेगा, और उसकी जब भाई अपना, आप इस ऐसे समझो कि इसका अपना भी तो अट्रैक्शन है अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे, वो अगर घटेगा तो दूसरे की तरफ ज्यादा जाएगा। तो अगर इस न्यूक्लियस का अपने वाली पे ध्यान नहीं है तो बेटा पड़ोस वाला ही ले जाएगा फिर तो इसीलिए ये अपना ध्यान अगर इसका कम हो जाएगा, अपने घर पे ध्यान कम हो जाएगा न्यूक्लियस का, तो फिर यहाँ पे न्यूक्लियस का, एनायन में अगर न्यूक्लियस का ध्यान कम हुआ तो पड़ोस को फायदा होगा, यानी कि उसका पड़ोस को देने की इच्छा ज्यादा होगी, बेटा पड़ोस वाले को इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड देने की इच्छा ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी, और उससे अल्टीमेटली क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ही इंक्रीज होगा। हाई चार्ज ऑन कैटायन Q प्लस अगर इंक्रीज होता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और उसकी वजह से फाई भी क्या होगा, बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। यहां पे भी लिख सकते हो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। ठीक है भाई। हाई चार्ज ऑन एनायन Q नेगेटिव अगर बढ़ेगा तो फिर जेड इफेक्टिव घटेगा, तो पोलराइजेबिलिटी देने की नियत तो फिर बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेटली कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। एक एक एग्जांपल सबके देख लो। जैसे स्मॉल केटायन है ना, केटायन जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। लाइक अगर मैं बोलूं कि लिथियम प्लस से ज्यादा बेरिलियम 2+, ये तो चार्ज वाला हो गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अगर हम बेरिलियम का केस ले लें, जैसे Be2+ है, Mg2+ है, कैल्शियम 2+ है, अगर हम ऐसा देखें तो आप देखोगे कि इधर से इधर जा रहे हो, तो इधर से इधर जा रहे हो तो इसकी साइज, इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, इसकी पोलराइजिंग पावर कम है, ये फाई का ऑर्डर हो गया। ठीक है भाई, समझ गए आप बात को। चलो एक काम करता हूँ, इसको रहने दो, यहाँ गिच पिच हो जाएगा, मैं आपको अलग से ही करके बता देता हूँ, ये सारी बातें मैं आपको समझा देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल। ये जितनी कंडीशंस बताई है मैं सारी आपको समझा देता हूँ। आ जाइए, आइए। अगर मेरे सामने कुछ ऑर्डर्स लिखे हुए हैं, मैं बोलूं कि मुझे बेरिलियम 2+, Mg2+, कैल्शियम 2+, Sr2+, Ba2+, और अगर मुझे लिथियम +1, सोडियम +1, ठीक है, पोटेशियम+, रुबिडियम+ और सीजियम+ अगर मैं बोलूं, और इनमें मैं आपको ऑर्डर पूछ रहा हूं किसका, कोवेलेंट कैरेक्टर का या पोलराइजिंग पावर का, बता सकते हो? पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर बता सकते हो? याद रखना वो होता है फाई, एंड फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड R। साइज और चार्ज ऐसे देखते हैं, तो अगर हम अभी कैटायन की बात करें तो हम कैटायन को ही ले लेते हैं। अब चार्ज तो यहां पर सेम है, 2 2 2, तो फिर साइज ही देखेंगे, तो साइज देखने पे पता चलेगा कि इनका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। इनके इतना कम होता है, वेरी लो फाई। ये क्या है, लो फाई कैटायंस। क्या है ये, लो फाई कैटायंस। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू देखा गया है कि इनके अंदर औकात ही नहीं है कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप करने की, इतना कम इनका पोलराइजिंग पावर है कि इनकी औकात ही नहीं है। ठीक है बेटा। अब बात आती है कि क्या ये आप एनायन के केस में समझना चाहते हो? एनायन के केस में आपसे पूछा जाए, मान लो मैं आपसे पूछूं कि Sn+2 और Sn+4 ऐसा पूछ लूं, मैं आपसे पूछ लूं Fe2+, मैं आपसे पूछ लूं Fe3+, और मैं आपसे पूछूं पोलराइजिंग पावर बताओ, बता सकते हो पोलराइजिंग पावर? बता दो। देखो अब यहां पर क्या है, डायरेक्ट चार्ज अलग है, तो चार्ज ज्यादा तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो Q ज्यादा तो फाई ज्यादा होगा, इसलिए इसकी ज्यादा, और +2 से +3 की ज्यादा। इस तरह से हम देख सकते हैं। एनायंस के लिए भी देख सकते हैं, एनायंस के लिए भी सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। ये चीज समझ आ गई आपको? समझ आ गई? जैसे और एग्जांपल देखना है, लो करो Mn+2, Mn+4,
Mn+7, तो ये पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी इसमें, है ना। क्रोमियम+3, क्रोमियम+6, तो इसमें ज्यादा हो जाएगी। तो प्लस बढ़ने पर क्या होगा, प्लस बढ़ने पर पावर बढ़ेगी कैटायन की, और जब पावर बढ़ेगी तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। एनायन के लिए भी देख लेते हैं, आइए पोलराइजेबिलिटी की भी कुछ बात कर लेते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है F-Cl- Br-I-, ऐसा लिखा हुआ है, और मैं पूछ रहा हूं पोलराइजेबिलिटी। तो मुझे बताओ कि अगर R- बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव घटता है, और जेड इफेक्टिव घटता है तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहां से यहां आपको पता चल रहा है कि यहां से यहां क्या हो रहा है, R- इंक्रीज हो रहा है, इसलिए पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। देने की नीयत भी, जितना बड़ा एनायन होगा उसके देने की नीयत उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है। अब अगर ये तो हो गई साइज से, अगर माइनस की वैल्यू बढ़ानी हो तो फिर क्या, मान लो x- है, x2- है, x3- है, उस केस में भी पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर यही होगा। ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि माइनस चार्ज ज्यादा है। ठीक है, माइनस चार्ज Q- अगर बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा, प्लस बढ़ता है तो बढ़ता है, जेड इफेक्टिव घटता है, और उस केस में पोलराइजेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है बेटा, डेवलप होता है। ठीक है, तो सिंपल से फंडे देसी भाषा में अगर आपको सीखना है तो मैंने सिखा दिया है कि एक लेने वाला है और एक देने वाला है, दोनों की नीयत अगर ज्यादा होगी तो पिरोग्राम ज्यादा ही चलेगा। चलिए, तो ये आपको समझ आ ही गया कि पोलराइजिंग पावर क्या है, पोलराइजेबिलिटी क्या है, पोलराइजिंग पावर किसके लिए देखी जाती है बाय डिफॉल्ट, और पोलराइजेबिलिटी वर्ड जब हम यूज कर रहे हैं तो वो हम एनायन के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। किस किस तरह से चेंजेस आते हैं, वो कंडीशंस, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर की कंडीशंस भी हमने यहाँ पर देख ली हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बात आती है, ये मैंने बता ही दिया है ऑलरेडी कि इनको हम लो फाई बोलते हैं, यानी कि इनके जो कंपाउंड्स बनाते हैं, ये जो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं उसमें इतना सिग्निफिकेंटली कोवेलेंट कैरेक्टर्स नहीं आते हैं, है ना, मतलब आप नेग्लिजिबल कोवेलेंट कैरेक्टर मान सकते हो। तो बाकियों से कंपेयर करते हुए, ये रिलेटिव कंपैरिजन है, बाकी सारे कैटायन से कंपेयर करते हुए हमने यहां पर इनकी कैटेगरी लो फाई कर ली कि भैया ये लो फाई वाले कैटायंस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डी ब्लॉक कैटायंस हैव मोर पोलराइजिंग पावर, है ना, देन एस ब्लॉक। क्योंकि अगर डी ब्लॉक वालों की बात करोगे तो डी ब्लॉक में इनकी जनरली जनरली जो होती है वो डी ब्लॉक की जो साइज होती है वो छोटी होती है, किनसे, एस ब्लॉक वालों से। ठीक है, तो रीजन यही हो गया फिर, अगर कैटायन की साइज छोटी होगी, अगर रीजन यही हो गया बेटा कि कैटायन की साइज छोटी होगी तो फिर उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये पाई समझ रहे हो, फाई समझ रहे हो, पोलराइजिंग पावर है। तो कभी कंपैरिजन ऐसा कर लिया जाए कि एक डी ब्लॉक हो और एक एस ब्लॉक हो, तो आप कंपैरिजन के तौर पे क्या बोलोगे उसको, डी ब्लॉक और एस ब्लॉक को कंपैरिजन के तौर पे क्या बोलोगे कि डी ब्लॉक वाले का फाई ज्यादा ही होगा। ठीक है, एस ब्लॉक के अंदर इन तीन का फाई बहुत ज्यादा होता है, यानी कि लिथियम का फाई बहुत ज्यादा है। देखो इन लिथियम इनसे ऊपर वाला है, इनमें हमने लिथियम नहीं लिया। उसके बाद बेरिलियम का और मैग्नीशियम का अच्छा खासा फाई है। तो LiCl, BeCl2 और MgCl2 में कोवेलेंट कैरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं उसमें, कोवेलेंट कैरेक्टर। आपने आपने सुना है, हमने VSEPR में इसको sp हाइब्रिडाइज बताया था। BeCl2 को क्या बताया था बेटा, sp हाइब्रिडाइज बताया था। क्यों बताया था sp हाइब्रिडाइज, बताओ जरा, कोई बताएगा क्यों बताया sp हाइब्रिडाइज, क्यों बताया, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड है, और कोवेलेंट कंपाउंड में ही तो हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो इसके अंदर इतना ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड है कि एनसीईआरटी ने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि बेरिलियम फॉर्म्स प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड। क्या बोला, बेरिलियम का फाई इतना ज्यादा है कि बेरिलियम फॉर्म प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड्स, साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने।
ठीक है। हालांकि इसके साथ LiCl और MgCl2 में भी अच्छे खासे कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं। इनमें क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से इनके कंपाउंड्स में कौन से कैरेक्टर आ जाते हैं, नॉन पोलर कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या हो जाती है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और नॉन पोलर सॉल्वेंट में इंक्रीज हो जाती है, में इंक्रीज हो जाती है। ये देखो, अब समझो क्या होता है, इनकी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने से इनका नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ने की वजह से इन कंपाउंड्स में पोलर कैरेक्टर घट जाता है, तो पोलर में सोल्युबिलिटी घट जाती है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ऑर्गेनिक में बेंजीन, पाइरिडीन और एसीटोन टाइप के जो सॉल्वेंट्स होते हैं उसके अंदर इनमें सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसलिए नहीं है क्योंकि ये एस ब्लॉक में लिखा हुआ था, तो एस ब्लॉक की बात है हालांकि, लेकिन फजान रूल से जुड़ी हुई बात है, फाई से जुड़ी हुई बात है, पोलराइजिंग पावर से जुड़ी हुई बात है, तो मेरे ख्याल से आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि ये पहले एस ब्लॉक में लिखा हुआ करती थी तो अब नहीं बोलोगे, ऐसा नहीं है। ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स डिक्रीजेस। आप समझिए इस बात को कि कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स डिक्रीज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ये सीखा है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होते हैं, और आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होते हैं। अब अगर किसी में कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहे हैं तो इसका मतलब है उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करेंगे वो फिर, तो यही कारण है कि कोवेलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट, जैसे SnCl2 है और SnCl4 है। अब आप देखो जरा कि फाई किसका ज्यादा है। अगर मैं इसमें पूछूं कि कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर तो इसका ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर Sn+4 में है और यहां 2 में है, 2 और 4 में चार्ज यहां ज्यादा है। अगर कैटायन पर चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो SnCl4 इज मोर कोवेलेंट देन SnCl2, राइट। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि SnCl2 से कम होता है SnCl4 का मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट एज सच आपको कभी मेल्टिंग पॉइंट इतने ज्यादा ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, आप फिक्र ना करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो मैंने आपको करवा दिया है SnCl2 और SnCl4 का, बट ये लेवल नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। तो ये चीजें कोवेलेंट कैरेक्टर से आपको ये ध्यान रखना है कि कोवेलेंट कैरेक्टर से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाते हैं। लेकिन एग्जाम्पल लेकर आओ, तो वो सेलेक्टेड एग्जाम्पल्स हमारे पास नहीं है, वो हमें जब हम हायर एजुकेशन वगैरह कॉलेज में जाते हैं तो वो एक्सपेरिमेंटल डेटा चेक करके कि इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर्स हैं, इस वजह से इसमें मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा रेंज नहीं है हमारे पास एग्जाम्पल्स की। तो वो एक मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने करवा दिया है कि SnCl4 का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ऑल्दो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। आप देखो SnCl4 का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है और SnCl2 का मॉलिक्यूलर वेट कम है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट्स, ठीक है। किसी का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो इसका मतलब है उस मॉलिक्यूल में जो सरफेस पे चार्ज है वो ज्यादा होगा सरफेस पे। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने का मतलब उसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब ज्यादा है, ठीक है। अब ज्यादा है तो सरफेस वगैरह पे, मॉलिक्यूल्स की सरफेस पे चार्जेस भी ज्यादा होंगे, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। यही कारण होता है कि मॉलिक्यूलर वेट जो बढ़ता है तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है वो भी इंक्रीज होता है बेटा। जब भी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं इन द कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो इस हिसाब से तो SnCl4 जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसको यहां पर कौन मात दे गया, इसका बढ़ा हुआ कोवेलेंट कैरेक्टर इसको मात दे गया। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए आइए अब पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद चलो डायरेक्ट क्वेश्चन ही करते हैं, हो गए ये इतने पॉइंट ध्यान रखोगे आपके सारे सवाल हो जाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी इससे ज्यादा। ऐसे होने को ना सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ होता है, मुझे भी आता है बेटा, ठीक है, मैं भी लिख दूंगा, लेकिन नहीं पूछा जाता वो कि
इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले केटायंस का फाई भी ज्यादा होता है, शूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वालों का भी फाई ज्यादा होता है। बट उस बेसिस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो नीट में, अब नहीं पूछेगा, अब तो क्लियरली नहीं पूछेगा क्योंकि एस ब्लॉक भी जा चुका है। तो गिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन फॉलोइंग। सिंपल फंडा पकड़ो, सोडियम 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 सोडियम, यानी कि केटायन के साथ तो कुछ नहीं हो रहा। तो केटायन से रिलेटेड जो दो टर्म्स हमारे पास हैं कि केटायन का चार्ज नहीं चेंज हो रहा, केटायन ही नहीं बदल रहा, तो उसका चार्ज और उसकी साइज दोनों ही नहीं बदल रही है। तो अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो हमारा एनायन है, और एनायन के अंदर F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस। तो हम अप्रोच क्या लगाएंगे? पोलराइजेबिलिटी की, पोलराइज होने की एबिलिटी की अप्रोच लगाएंगे। तो हमें यह समझ आएगा कि ओ F माइनस से बड़ा Cl माइनस होता है, यानी कि पोलराइजेबिलिटी इसकी ज्यादा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका भी ज्यादा होगा और इसका इससे भी ज्यादा होगा। सेम चीज, कुछ नहीं करना है, LiCl LiF LiCl LiBr LiI, सिंपल सा फंडा है। ये जितने सवाल हैं ये सब कोवेलेंट कैरेक्टर्स के लिए पूछे हुए हैं। आप अगर ऊपर सवाल में कोवेलेंट कैरेक्टर की जगह आयनिक कैरेक्टर करोगे तो ये डबल हो जाएंगे सवाल, यानी कि इनके उल्टे ऑर्डर्स जो हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। देखिए बेटा, अभी बताया था ये +2 है, ये +4 है, तो इसका ज्यादा हो जाएगा। ये S ब्लॉक है और ये D ब्लॉक है, बस फिर आंख बंद करके इसका फाई ज्यादा होता है तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। Ca यानी कैल्शियम, CD यानी D ब्लॉक, ये सेम रीजन अगेन यहाँ पर भी आ गया तो ये ज्यादा हो जाएगा। Fe+2 में है और Fe+3 में है तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन फॉलोइंग, वैसा ही सवाल है और वही कंटिन्यू है बेसिकली। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम FCl Bri ऐसा होगा, ठीक है। सोडियम लो फाई, सोडियम जो है वो लो फाई। जिंक आप तो ऐसे पकड़ लो, चलो चार्ज सबसे पहले देख लिया करो, +2 और ये +4, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। SiCl4 तो प्योरली कोवेलेंट ही होता है, SiCl4 sp3 टेट्राहेड्रल। कभी भी कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए ऐसी चीजें बोली जाती है, ज्योमेट्री, शेप, VACPR BBT जो हमने पढ़ी है पहले, वो कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए बोली जाती है। आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम कभी ऐसे बोलते हैं NaCl में सोडियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, NaCl लीनियर है, ऐसा नहीं होता। आयनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, आयनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म नहीं होता, आयनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते। आयनिक कंपाउंड्स लगातार प्लस माइनस इस तरह से आयंस एक दूसरे के पास चिपके हुए होते हैं, एक लैटिस बना होता है। ये सारी चीजें आपको वापस मैं रिकॉल करवा रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है भाई? तो कुल मिला के आयनिक बॉन्ड में तो हम ये सब चीजें देखते ही नहीं, ऑर्बिटल लेवल पे जाके ओवरलैपिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, डायरेक्शनल बॉन्ड्स नहीं होते। SiCl4 हम जानते हैं कि sp3 होता है, टेट्राहेड्रल होता है। अब जब इसको आप प्योरली उसकी ज्योमेट्री बता रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन बता रहे हो, तो फिर तो ये कोवेलेंट हो ही गया। और आपको फिर भी नहीं पता तो आप तो +1 +2 एंड +4 दैट्स इट, खत्म करो बात को। अगेन यहाँ पर FCl Bri हो गया, अगेन यहाँ पर FCHG वाला हो गया, अगेन यहाँ पर PB वाला हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको, है ना। तो सब में हमने जितने सवाल देखे हैं सब में कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है भाई, और भी देख लेंगे, चलो आ जाओ और भी सवाल देख लेंगे, आइए। चलो तो कुछ एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं थोड़े अलग। देखो LiCl NaCl KCl RbCl, इसमें एनायन चेंज नहीं है लेकिन केटायन जो है वो बड़ा हो रहा है। तो केटायन बड़े होने से, केटायन हमारा क्या होना चाहिए बेटा, छोटा होना चाहिए। केटायन क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी कि इसका फिर सबसे ज्यादा होगा, इसका कम, इसका कम और इसका कम। केटायन छोटा होना चाहिए, केटायन छोटा एनायन बड़ा, केटायन छोटा एनायन बड़ा, ये हमारी फेवरेबल कंडीशन होती है मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर्स के लिए। यहां पर देखो, यहां केटायन भी अलग है, एनायन भी अलग है। आप चाहे केटायन से बात कर लीजिए, चाहे आप एनायन से बात कर लीजिए, है ना, किसी से भी आप बात कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम को देखकर आप आंसर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आयोडीन ब्रोमीन एंड क्लोरीन फ्लोरीन को देखकर आप करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। मैंने अभी बताया कि छोटा केटायन और बड़ा एनायन, छोटा केटायन और बड़ा एनायन फेवरेबल कंडीशन होती है किसकी, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर की। तो यहां देखो, छोटा केटायन और बड़ा एनायन ये फेवरेबल कंडीशन है, और यहां उस कंडीशन का बिल्कुल उल्टा है,
बड़ा कैटायन है रुबिडियम, फिफ्थ पीरियड का है, बड़ा कैटायन है, और सेकंड पीरियड का फ्लोराइड आयन यानी कि छोटा है। तो ये चीज क्या हो गई, ये तो उल्टी कंडीशन हो गई। यानी कि अगर आपसे कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा जाए तो ऐसा हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे और इसके अंदर मैक्सिमम, इसके अंदर मिनिमम कोवेलेंट कैरेक्टर हो गए, यानी कि मैक्सिमम क्या हो गए, आयनिक कैरेक्टर। और ये इसका उल्टा हो गया कि मैक्सिमम आपका क्या हो गया, कोवेलेंट कैरेक्टर, और मिनिमम क्या हो गया आपका, आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है भाई, ऐसे लिख सकते हो आप इसके लिए, ये चीज है। क्लियर है भाई सबको, है ना, समझ आया। अच्छा एक चीज और सिखाते हैं आपको, चलो मान लो आपके सामने कभी ऐसा सवाल आ जाए, ऐसा सवाल मैंने देखा है ना, कि क्वेश्चन है कि कंपाउंड गिवन होता है MCl2 एंड MCl4, ठीक है, और इनके लिए कुछ फोर कंपाउंड MCl2 and MCl4 करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कि जो MCl2 है उससे ज्यादा MCl4 का मेल्टिंग पॉइंट होगा। दूसरा, जो MCl2 है उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, या कोवेलेंट कैरेक्टर लिख दो, चलो कोवेलेंट कैरेक्टर लिख दो। तीसरा पॉइंट, MCl2 से MCl4 हाइड्रोलाइसिस टेंडेंसी, ये होगा। एंड फोर्थ वन इज MCl2 से MCl4, सॉरी, MCl2 से ज्यादा, MCl4 से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर। एक एक करके चीजों को समझते हैं, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। MCl2 और MCl4 बहुत आसान, +2 है, +2 है, +4 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो सबसे पहले तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया कि +2 वाले का कोवेलेंट कैरेक्टर इन्होंने ज्यादा बताया हुआ है, तो भैया ये तो सरेआम गलत हो गया, ये ऑप्शन तो है ही नहीं। जब ये नहीं है तो इसका मतलब है इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो चौथा ऑप्शन सही हो गया फिर। ठीक है, इसका उल्टा ऑप्शन जो है वो सही हो गया। अब कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने पर क्या क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। हाइड्रोलाइसिस पानी का टूट कर रिएक्शन करना, हाइड्रोलाइसिस टेंडेंसी जो है, हाइड्रोलाइसिस टेंडेंसी इंक्रीज होती है। हाइड्रोलाइसिस टेंडेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। और क्या देख सकते हो, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने पर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, हाइड्रोलाइसिस टेंडेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आप मुझे बताओ, आप तो बस एक चीज ध्यान रखो कि ये ज्यादा कोवेलेंट है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, जो कि मोर कोवेलेंट होगा, तो यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आपका आंसर हो गया क्या, सिर्फ 4। आपका आंसर क्या हो गया बेटा, 4 हो गया। ये ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं बेटा, अच्छे से ये चीज ध्यान रखना। जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा, उनकी क्या टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी ऑफ हाइड्रेशन। और हमने हाइड्रेशन पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। हाइड्रेशन क्या होता है, पानी का बिना टूटे कंप्लीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में क्या कर लेना, सराउंड कर लेना कैटायन एनायन को, ये आयनिक कंपाउंड्स की टेंडेंसी होती है। और कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ना, उसमें पानी टूट कर रिएक्शन करता है। हाइड्रोलाइसिस में और हाइड्रेशन में क्या फर्क है, हाइड्रोलाइसिस में क्या आता है, पानी टूट कर रिएक्शन करता है।
H प्लस और OH माइनस में टूट कर रिएक्शन करता है। H प्लस अलग जगह, OH माइनस अलग जगह जो है वो अटैक करेगा, वो हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस वर्ड का मतलब, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है, लाइसिस वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? टूटना होता है। तो ये टूटता है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है? टूट जाना। क्लियर है भाई? चलो, तो ये इस तरह के सवाल आप कर सकते हो, और सवालों को लेकर चिंता ना करें, सारे सवाल करवाएंगे आपको। सवालों के लिए पूरा डेडिकेटेड लेक्चर है। बहुत सारे बच्चे मुझे इस चीज से नाराज रहते हैं कि PYQ करा दो, वो करा दो। बेटा PYQ बीच बीच में कराने का मतलब है कि, मतलब मैं हर रोज तुमसे क्रेडिट लूं पढ़ा पढ़ा के, कि अरे 4 सवाल करवा दिए, हो गए ना, देखोगे ना। मुद्दा वह है कि 10 लेक्चर, 12 लेक्चर, 15 लेक्चर होने के बाद जब एक साथ सारे सवाल आते हैं, तो उसमें इस चीज का भी एग्जामिनेशन होता है, कि इस चीज का भी परीक्षा होती है कि तुमको याद कितना रहा, है ना। क्योंकि सवाल सबसे एंड में करवाना मुझे ठीक लगता है। हाँ, दो चार बीच में आ गए वो एक अलग बात है, लेकिन सारे एक साथ करवाना मेरी आदत है ऐसा। ठीक है, ये मेरे लिए, मैं सोचता हूँ, ये मेरी ओपिनियन है बेटा। और जिन जिन को लगता है कि बीच बीच में सवाल करने चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करवा रहा हूं तो आप सवाल नहीं कर सकते। आपके पास सोर्सेज हैं, आपके पास DPP है, आपके पास मॉड्यूल है। आज की तारीख में ऑनलाइन क्या नहीं है आपके पास? टेलीग्राम से कुछ भी डाउनलोड कर लीजिए, किसी भी XYZ इंस्टीट्यूट के आप मॉड्यूल्स डाउनलोड करके वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कितना खुद को प्रैक्टिस करना, मतलब करवाना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है भाई, चलिए। अब हम, आयनिक बॉन्ड हमारा खत्म हो चुका है, और अब हम मूव करेंगे हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक सेपरेट टॉपिक। हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ रहे हैं। सेपरेट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैं VBT और MOT के बीच में आयनिक बॉन्ड जो है वो इसलिए पढ़ाता हूं, ताकि आप सब बच्चे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को मिक्स ना करें। इसीलिए मेरी थोड़ी आदत ऐसी है कि मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक कंप्लीट सेपरेट सेगमेंट करके पढ़ाता हूं, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग ही अप्रोच से होते हैं। उसका सवाल पीछे वाले सवालों के साथ मिक्स हो ही नहीं सकता। ऐसा कुछ है ही नहीं कि MOT और VBT की मिलाकर अप्रोच से कोई चीज हो रहा हो। मतलब आपको कुल मिला के सिंपल सी भाषा में ये कहूं कि MOT का सवाल बुला बुला कर बोलेगा, देख भाई मैं MOT का सवाल हूं, MOT बोल रहा हूं मैं, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देख भाई मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सवाल हूं। वो सवाल अपने आप में झलक रहा होता है कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है, और वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक सवाल तो कंफर्म है कि आएगा ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। इस चैप्टर से तो 3-4 आएंगे ही, लेकिन इस चैप्टर से 3-4 के साथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकेला 1 या 2 सवालों का वजन लेके बैठेगा, उतना वेटेज तो उसके पास है। तो वो अच्छा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, ज्यादा कुछ उसमें करना है नहीं। सिंपल सिंपल से सीधे सीधे से सवाल आते हैं। किसी का बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया, किसी का पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक नेचर पूछ लिया, किसी का सीधा सीधा कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया, किसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये पूछ लिया। ये सारी चीजें आपको बस आ जाएंगी। आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल, आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है उसका लेवल कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे होने को ये थियरी बहुत एडवांस है और सबके लिए लगाई जा सकती है, बट ये जो है ये हमारे लिमिट में हम पढ़ेंगे इसको। हम सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ेंगे, है ना। हम ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ेंगे जिसमें टोटल मिला के सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन हो। हम ऐसे मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे जो होमो एटॉमिक हो, यानी कि N2 B2 C2, है ना। हम इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चले आगे। तो ये देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के लिए ये जो बातें लिखी हुई है, एक बार आप इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोकिए और नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, लिख लिया आपने? अब एक एक लाइन समझते हैं। आइए, सबसे पहले देखो, ये जो पहली लाइन है इसमें लिखा हुआ है कि O2 पैरामैग्नेटिक होता है। लिक्विड ऑक्सीजन को जब 2 मैग्नेटिक पोल के बीच में से निकाला गया, तो लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हुई, यानी कि वो पैरामैग्नेटिक निकली। लोगों ने ये सोचा कि पैरामैग्नेटिज्म जो है वो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आता है, और बात भी सही थी कि अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिज्म आएगा। VBT ये कहता था कि O2 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर यहाँ और 2 लोन पेयर यहाँ, ये VBT बनाता था। और हमने भी बनाई है ऑक्टेट रूल में, ये वाली स्ट्रक्चर याद करो।
बनाइए। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ये सब क्लियर था कि इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके बाद ये पैरा कैसे हो गया, उसके बाद ये पैरामैग्नेटिक कैसे हो गया, इस बात को, क्योंकि जैसे ही लिक्विड ऑक्सीजन को दो मैग्नेटिक पोल के बीच में से निकाला, वहां पर अट्रैक्शन देखा गया, और जब ऐसा हुआ तो लोगों के दिमाग में आई कि यार ये कैसे पैरामैग्नेटिक हो सकता है, इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। उस बात को समझाने के लिए एक पूरी नई थ्योरी बन गई जिसका नाम था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या नाम था जिसका? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। ठीक है बेटा, MOT कोई नहीं बोलेगा, MOT, यम ओ टी बोल दो, ठीक है भाई। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 इज एक्सप्लेन्ड बाय MOT। पहला पॉइंट समझ आया। ऐसा क्या होता है कि उसके अंदर पैरामैग्नेटिज्म आ जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं क्या? तो देखते हैं। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा देगी, तो वो ये भी बता देगी इसलिए ये पैरामैग्नेटिज्म है। तो जब हम O2 के लिए MOT लगाएंगे तो हम देखेंगे कि वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, ये हमारी लिमिट है। वी विल स्टडी दिस थियरी ओनली फॉर द होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स अप टू 20, है ना। ये हमारी लिमिट है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये हमारी लिमिट है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की लिमिट नहीं है, वो आप और भी बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए लगा सकते हो, लाइक ट्राई एटॉमिक स्पीसीज के लिए भी वो लग सकती है। लेकिन हमारी लिमिट है, हमको हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, तो इसलिए हमको सिर्फ और सिर्फ ये होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ना है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स उसमें भी 20 तक हमको ध्यान रखना है, और 20 तक होते हैं Ne2, नियोन प्लस नियोन, 10 प्लस 10। अगर हम बात करें तो Ne2 जो होता है वो 20 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज होती है। तो हम H2 से शुरू करेंगे और H2 से लेके Ne2 तक हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर भाई? अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? AO। क्या लिख सकते हैं बेटा? AO। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी एंड सेम सिमेट्री इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम क्या बोलते हैं? MO। टू न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट एनर्जी। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन में क्या सीखा था कि लगभग सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल मिलकर एग्जैक्ट सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बना रहे थे। ये हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था। यहां क्या है? लगभग सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स मिलकर डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। अब मेरी बात को समझना, वहां पर अगर कुछ ऊपर नीचे था एनर्जी में, तो वहां पर मिक्स होके बराबर हो रही थी चीजें, कि जो नए बन रहे थे उनकी एनर्जी लगभग लगभग क्या एग्जैक्ट सेम थी। और हमने लिखा भी था, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। हमने लिखा था कि इक्विवेलेंट होते हैं एनर्जी में और शेप में, लिखा था। यहां उल्टा है। यहां क्या है कि लगभग सेम वाले मिल रहे हैं और डिफरेंट एनर्जी के बन रहे हैं, लेकिन एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि जितने मिलेंगे उतने बनेंगे। ये चीज कॉमन है। और जो बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उनमें आप इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो भी आपने इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग, नॉर्मल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने के जो रूल्स होते हैं, वही रूल्स यहां पर भी लगेंगे। वही रूल्स लगा के आपको यहां पर भी चीजें देखनी है। नॉर्मल ऑर्बिटल वाली जो रूल्स होते हैं ना, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। लाइक लोअर एनर्जी वाले में पहले जाएगा, फिर पेयरिंग होएगी, फिर हायर एनर्जी वाले में जाएगा, फिर पेयरिंग होएगी, फिर अगर तीन सेम एनर्जी पे हैं तो सिंगल 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 पहले जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होएगी। तो ये बेसिक रूल्स आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, पढ़े ना बेटा? तो यही चीज यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए भी रहेगी। और एक नई चीज कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितने मिलेंगे उतने बनेंगे। ये रूल यहां पर भी वैलिड होगा। जिस तरह से हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते थे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नंबर में उतने ही बनते थे। यहां पर भी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे।
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो इक्वल होंगे कितने में, जितने डब्बे मिक्स हो रहे हैं। यानी कि ए अगर आपको 2s मिलकर बना रहा है तो वो 2 बनाएगा, क्योंकि 2 डब्बे मिक्स हो रहे हैं तो 2 डब्बे मिक्स होंगे। ठीक है भाई। और जो 2 डब्बे होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे कि मान लो यहां पे एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, इसकी एनर्जी 4 मान लेते हैं, इसकी एनर्जी भी 4 मान लेते हैं, ठीक है। होगा क्या, ये आपस में मिक्स करेंगे, करने दो, ये आपस में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, 2 डब्बे 2 मिलेंगे, 2 बनेंगे। तो वो जो 2 बनेंगे वो कौन कौन से होंगे, एक तो यहां बनेगा और एक यहां बनेगा। अब आप सोचो, इन दोनों की एनर्जी सेम है, 4 और 4, एनर्जी टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, वो तो कहीं नहीं जाएगी, यानी टोटल तो 8 ही रहेगी, लेकिन 8 में ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, क्योंकि हमने पढ़ा है पीछे वाली लाइन में कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं वो मिलकर जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं उनकी एनर्जी सेम नहीं होती, उनकी एनर्जी सेम नहीं होती, वो डिफरेंट एनर्जी के होते हैं, ये चीज हमको पता है, वो डिफरेंट एनर्जी के होते हैं, करेक्ट है। तो अब यहां पे क्या हुआ कि एक काम करते हैं, हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, ये एनर्जी का ग्राफ हो गया बेटा, ये क्या हो गया, एनर्जी का ग्राफ हो गया, इस तरह से ये ग्राफ हो गया। अब हमने देखा कि ये जो बन गए, ये 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए, ये भी हमारा एम हो है और ये भी हमारा एम हो है, ठीक है भाई। ये जो हायर एनर्जी पे ग्राफ बनता है, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इसको बोलते हैं हम एंटी बॉन्डिंग, क्या बोलते हैं हम इसको, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई एनर्जी वाला, ये क्या होता है बेटा, हाई एनर्जी वाला। और ये जो आपका है इसको बोला जाता है BMO, ये तो होता है आपका ABMO, और ये क्या होता है आपका BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या होता है, लो एनर्जी वाला। तो अब तक हमने एक चीज अब एक्स्ट्रा सीख ली, हमने ये तो सीख लिया था कि 2 मिलेंगे 2 बनेंगे, 6 मिलेंगे 6 बनेंगे, है ना, और जो 6 बनेंगे उनके आधे आधे हो जाएंगे, 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग। तो यहां पर क्या है, 2 मिलेंगे 2 बनेंगे, 1 बॉन्डिंग 1 एंटी बॉन्डिंग। जब जब बॉन्डिंग बनेगा उसका एंटी बॉन्डिंग साथ में बनेगा, ये ध्यान रखना, जब जब बॉन्डिंग बनेगा बीएमओ, जब जब बीएमओ बनेगा, जब बीएमओ बनता है उसी टाइम, उसी के साथ उसका एबीएमओ भी बनता है ना। तो जब बीएमओ बनता है तो उसी के साथ उसका एबीएमओ भी बनता है, बीएमओ बनेगा ये एबीएमओ भी बनेगा। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग जब सीखेंगे तब सीखेंगे। फिलहाल तुमने क्या क्या सीख लिया, 2 डब्बे मिलेंगे तो 2 बनेंगे, जितने मिलेंगे उतने बनेंगे, जो बनेंगे उनकी एनर्जी यहां पर सेम नहीं होगी, इस थ्योरी में जो बनेंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, अलग अलग एनर्जी होगी बेटा, उनकी एनर्जी क्या होगी बेटा, अलग अलग एनर्जी होगी, क्लियर है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि वहां पर एनर्जी जो है वो अलग अलग होगी। अब आपने कहा कि ऑर्बिटल्स 2 मिल रहे हैं, तो 2 तरह के हमको ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, एक बीएमओ मिल रहा है और एक एबीएमओ मिल रहा है, यानी कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से दोनों डिफरेंट टाइप के मिल रहे हैं, एनर्जी भी डिफरेंट मिल रही है, चीजें भी बिल्कुल अलग हैं। ये बॉन्डिंग को सपोर्ट करता है, वो बॉन्डिंग को सपोर्ट नहीं करता है, नाम से पता चल रहा है वो एंटी बॉन्डिंग है, यानी कि जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बॉन्ड के ऑर्डर को कम करेंगे। अगर किसी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉन्डिंग में नहीं है, वो बॉन्ड को तोड़ने में है, वो तो दुश्मन है, एंटी 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 नाम से पता चल रहा है, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का उल्टा, जो बॉन्डिंग के खिलाफ हो वो एंटी बॉन्डिंग होता है। यानी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो वो बॉन्ड को वीक करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर को कम करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड्स,
और जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब ऐसा ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये बॉन्डिंग को प्रमोट करेंगे, ये बॉन्ड ऑर्डर को बढ़ाएंगे, ये अट्रैक्शन को बढ़ाएंगे। समझ गए बात को? तो ऐसा क्या होता है? तो पहली चीज, डरने की जरूरत नहीं है बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको चीजें सिखा देता हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो थियरी है ना, ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पे डिपेंड करती है, ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर बेस्ड है। इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर होता है बेटा, वेव नेचर होता है, और क्या होता है? पार्टिकल नेचर होता है। तो ये पार्टिकल नेचर पर बेस्ड थियरी नहीं है, ये वेव नेचर पर बेस्ड थियरी है। और आपको तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर होता है वो थोड़ा सा टफ पड़ता है पढ़ना। हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने, सर ने आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ाई होगी। साई का जो फॉर्मूला बताया होगा वो त्रिशूल वाला, याद है? तो त्रिशूल वाला है, तो त्रिशूल क्या बताती है? वेव बताती है। वो त्रिशूल क्या बताती है? वेव। अब आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में कि दो वेव जो हैं वो दो तरह से देख टकराती है। दो वेव किस तरह से टकराती है? दो तरह से टकराती है। इंटरफेरेंस उनका कैसा कहता होता है? एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना बेटा, ये और दोनों एक साथ होता है। दो वेव दो तरह से इंटरफेयर करती है, कंस्ट्रक्टिव वे में और डिस्ट्रक्टिव वे में, दोनों एक तरह से करती है, दोनों एक साथ होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब जब बीएमओ बनता है तो उसका एबीएमओ भी क्या होता है बेटा? साथ बनता है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों एक साथ ही चलते हैं। तो पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को सीख लेते हैं। आइए, सीखना क्या है? सिंपल सी बात है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से पहली चीज किसका होगा? बीएमओ फॉर्मेशन होगा। इससे क्या होता है बेटा? बीएमओ फॉर्मेशन होता है, यानी कि यहां पर एडिशन होता है, सेम फेज का एडिशन होता है, पॉजिटिव ओवरलैप। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? पॉजिटिव ओवरलैप। ये जो पॉजिटिव ओवरलैप हमने पढ़ा था ना, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। हमने नेगेटिव ओवरलैप भी पढ़ा था। नेगेटिव ओवरलैप जो होता है ना, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो हमने नेगेटिव इंटरफेरेंस में बोला था बॉन्ड नहीं बनता है, आज हम बोल रहे हैं कि वो एंटी बॉन्डिंग होता है। ऐसा पढ़ा था। तो पॉजिटिव ओवरलैप जो हमने पढ़ा था ना, वही सेम थिंकिंग के लोग मिलेंगे तो मिलके अच्छा लगेगा, डिफरेंट थिंकिंग के लोग मिलेंगे तो दिक्कत होगी। यहां पर सेम थिंकिंग के लोग मिल रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम दो वेव मान लेते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल को हम क्या मान लेते हैं? हमने कहा दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम क्या मान लेते हैं? वेव। यानी कि दो वेव मिल रही है तो दो तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी, और दो वेव दो तरीके से मिल सकती है। पहला तरीका जो हम देख रहे हैं वो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि हम इस तरह से चीजों को देख लेते हैं कि ये हमारा दो वेव हमारी मिल रही है। इस तरह से मान लीजिए ये दो वेव हमारी मिल रही है, तो पहला मिलने का तरीका हमने ये देख लिया कि ऐसा वाला है, प्लस प्लस प्लस, बीच में प्लस फिर प्लस। ये कुछ वैसा ही हो गया जो मैंने बताया था, याद करो। दो अच्छे थिंकिंग के लोग मिल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, पॉजिटिव ओवरलैप होगा, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड मिलकर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बताओ, मिलकर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जल्दी बताओ। ये देखो, ये और ये दोनों जुड़ जाएंगी बेटा, ये और ये दोनों जुड़ जाएंगी, ये दोनों जुड़ जाएंगी, ये दोनों जुड़ जाएंगी, तो ये दोनों जो है वो क्या करेगी? दोनों जो है वो अपना एम्पलीट्यूड बढ़ा लेगी। यानी प्लस प्लस वाला भी और माइनस माइनस वाला भी सॉरी, यहां पे माइनस आएगा, है ना, माइनस माइनस वाला और प्लस प्लस वाला दोनों जो है वो क्या हो गए? बढ़ गए। दोनों जो है वो क्या हो गए? इंक्रीज हो गए, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। ये जो एम्पलीट्यूड है ये बताता क्या है? इलेक्ट्रॉन फाउंडिंग प्रोबेबिलिटी। क्या बताता है बेटा? ये जो एम्पलीट्यूड बताता है, ये जो एम्पलीट्यूड बताता है, ये क्या बताता है? ये जो एम्पलीट्यूड बताता है ना, ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फाउंडिंग बिटवीन टू न्यूक्लियस। ये एक एटम का ऑर्बिटल, वो दूसरे एटम का ऑर्बिटल, ठीक है। यानी कि इन एटम्स के
न्यूक्लियस भी होंगे। जब बॉन्ड बनता है तो दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। बॉन्ड का मतलब क्या है, आपको आज फील करवाता हूं। बॉन्ड का मतलब क्या है? आप बोलते हो कि बॉन्ड का कब बनता है बॉन्ड? बॉन्ड कब बनता है? जब एक न्यूक्लियस यहां है और एक न्यूक्लियस यहां है और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आ जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में बढ़ जाती है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, तो इस न्यूक्लियस को भी अच्छा लगता है क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन आ गए, और इस न्यूक्लियस को भी अच्छा लगता है, बीच में इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अप्रोच करना शुरू करते हैं। अब ये प्लस और प्लस एक दूसरे को थोड़ी अप्रोच कर रहे हैं, ये इट्स लाइक कि आपने दो डॉग के बीच में हड्डी फंसा दी। अब उसको भी लग रहा है कि वो मेरी होगी और उसको भी लग रहा है वो मेरी होगी, और इस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिस इज बॉन्ड। ये बॉन्ड होता है। तो दो न्यूक्लियस के बीच में जब इलेक्ट्रॉन फंस जाता है, उसको बॉन्ड कहते हैं। ये यही चीज बता रहा है कि जब इस तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना बेटा, जब वेव्स आपस में कंस्ट्रक्टिव मैनर में टकराती है, तो वो अपना एम्पलीट्यूड बढ़ाती है, यानी कि ये पॉजिटिव फेज और ये नेगेटिव फेज, ये दोनों इंक्रीज होते हैं। जब ये एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, तो एम्पलीट्यूड बताता है इलेक्ट्रॉन फाउंडिंग प्रोबेबिलिटी बिटवीन टू न्यूक्लियस। एम्पलीट्यूड क्या बताता है बेटा? एम्पलीट्यूड अगर इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन फाउंडिंग प्रोबेबिलिटी बिटवीन टू न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और जब दो न्यूक्लियस के बीच में, अभी बताया, दो न्यूक्लियस के बीच में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, तो क्या मुझे बताओ? अट्रैक्शन बढ़ता है, और अट्रैक्शन जो है जब इंक्रीज होगा तो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी कम हो जाएगी। यही कारण है कि बीएमओ की एनर्जी कम होती है। यही कारण है कि बीएमओ की एनर्जी क्या होती है बेटा? कम होती है। यही कारण है कि बीएमओ जो है उसकी लो एनर्जी होती है। अब समझ आया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो एनर्जी क्यों कम होती है? क्यों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे आया? इस डायग्राम में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नीचे आने का कारण है क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव मैनर से बना हुआ है, और जब कंस्ट्रक्टिव मैनर से बनेगा तो इलेक्ट्रॉन फाउंडिंग प्रोबेबिलिटी दो न्यूक्लियस के बीच में इंक्रीज हो जाएगी। जब दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब है दो न्यूक्लियस पास आते हैं, और जब दो न्यूक्लियस पास आते हैं तो अट्रैक्शन होता है, बॉन्ड बनता है, तो एनर्जी क्या होती है बेटा? रिलीज होती है। ओके, क्लियर है? तो आप क्या इसके अब ये वाला मैनर पढ़ सकते हो, क्या नाम उसका? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा दे आपको। आ जाइए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख लेते हैं। आइए, अगर यहां पे हम इस तरह से ले लें कि ये प्लस ये माइनस, और अब मैंने बीच में लगा दिया माइनस, ठीक है, बीच में अब माइनस है, बीच वाले पे ध्यान देना। यहां मैंने ले लिया क्या? यहां पे ये प्लस और ये माइनस। अब ये कैसा सवाल बन गया? देखो, ये सवाल बन गया प्लस माइनस प्लस। दो डिफरेंट, दो दो सेम थिंकिंग के लोग दूर जा रहे हैं, दोनों का नुकसान है, डिस्ट्रक्टिव। ये नेगेटिव ओवरलैप वाला सीन है। ये कौन सा सीन है बेटा? नेगेटिव ओवरलैप वाला सीन है। समझ गए इस चीज को? इस चीज को समझे? ये जो मैंने नीचे समझाया है आपको, ये यही तो समझाया है। ये हमने नेगेटिव ओवरलैपिंग पढ़ी थी, वो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है। तो ये क्या होगा? जब ये और ये एक दूसरे को काट रहे हैं, ये और ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इनका रिजल्ट क्या बनने वाला है? आप सोचो, इनका रिजल्ट क्या बनने वाला है? इनका रिजल्ट ऐसा बनने वाला है, अब यहां पे उल्टा काम चलेगा। उल्टा काम चलेगा मतलब यहां पे जितना एम्पलीट्यूड पहले था उससे भी घट जाएगा, जितना एम्पलीट्यूड पहले था उससे भी घट जाएगा। ये रहा आपका प्लस, ये रहा आपका माइनस। जितना एम्पलीट्यूड था उससे भी घट जाएगा। ये देखो, ये बन गया, आप ऐसे बन गया। तो एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो गया। यहां पर एम्पलीट्यूड क्या हो गया? पहले की तुलना में डिक्रीज हो गया, डिक्रीज। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फाउंडिंग प्रोबेबिलिटी बिटवीन न्यूक्लियस भी डिक्रीज हो गई। तो यहां पे अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, रिपल्शन इंक्रीज हो गया, और इसकी वजह से एनर्जी जो है इंक्रीज हो गई। और यही कारण है कि एबीएमओ जो है वो हाई एनर्जी पे होता है।
तो बेसिकली जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है इसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ABMO, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ABMO बोलते हैं बेटा उसको, फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो दो वेव दो तरह से टकराती है। अब दोनों वेव जब दो तरह से टकरा रही है तो कैसे, एक तो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। आपको आज के बाद अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर आपको ऐसा लगे कि हमको बहुत ज्यादा डीप में जाना है तो वो तो फिजिक्स में जाओगे। इन सबको पढ़ाने के बाद भी आपको पता है क्या याद रखना है, सिर्फ यही याद रखना है कि BMO की एनर्जी कम होती है, वो नीचे होता है, और ABMO की एनर्जी ज्यादा होती है। ये सब समझाने के लिए इतना जो समझाया है ना मैंने, सिर्फ दो चीजों के लिए बताया, BMO की एनर्जी कम, ABMO की एनर्जी ज्यादा। BMO किससे बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, यानी कि पॉजिटिव ओवरलैप याद कर लेना, दो सेम थिंकिंग के लोग पास आए, दो सेम थिंकिंग के लोग दूर जाए डिस्ट्रक्टिव, तो सेम थिंकिंग लोग के पास आए कंस्ट्रक्टिव, ये सारी चीजें। तो एक वेव को अगर हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है, हम अगर ये देखें कि अगर हम देखें साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो वो किस वजह से बन रहा है, कि ये किस तरह से बन रहा है कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वेव बनेगी तो वो दो तरीके से बनेगी, कि या तो वेव एक दूसरे के साथ प्लस हो जाए, या तो वेव जो है वो एक दूसरे के साथ प्लस हो जाए, या एक दूसरे के साथ माइनस हो जाए, इसी तरह से बनेगी, है ना। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। जब दोनों प्लस हो जाए तो इसका मतलब है क्या, कि वहां पर हमको क्या मिलने वाला है, हमको क्या मिलने वाला है, कंस्ट्रक्टिव, और जब दोनों माइनस हो जाए तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो जब यहां पे अगर आप ऐसा देखोगे कि साई A प्लस साई B, तो ये तो कंस्ट्रक्टिव हो गया, BMO बनेगा इससे तो। और अगर साई A माइनस साई B हो गया तो ये डिस्ट्रक्टिव हो गया, इससे क्या बनने वाला है आपका, ABMO बनने वाला है, सिंपल सा फंडा। तो दो पॉसिबिलिटीज है, वो दोनों पॉसिबिलिटीज हमने पीछे देख ली है, मैंने इसको ये साई की फॉर्म में लिख दिया है ना। तो ऐसे परेशान नहीं होना है कि हमको भी साई की फॉर्म में ही सीखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में पता है हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे। आज मैं सिर्फ इतना ही करवा के जा रहा हूं, अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना सीखेंगे। तब तक आपको सिर्फ ये चीजें ध्यान रखनी है कि हमने अभी तक क्या सीखा है। हमने बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट करी है, और स्टार्ट करने के बाद कैसे कैसे दो ऑर्बिटल्स मिलते हैं, यानी कि दो वेव मिलती है, और दो ऑर्बिटल्स दो तरीके से मिलते हैं, दो वेव भी दो तरीके से मिलती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। जब वो दो तरीके से मिलेगी तो दो तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करेगी, यानी कि दो तरह की रिजल्टिंग वेव आएगी, एक जिसमें एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा BMO, एक जिसमें एम्पलीट्यूड ओवरऑल घट जाएगा ABMO। तो ये दोनों चीजें हमने सीख ली। ठीक है बेटा, तो यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। अब अगली क्लास में हम मिलेंगे, और अगली क्लास में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को खत्म कर देंगे पूरा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो अगले लेक्चर में पूरी हो जाएगी आपकी। उसके बाद एक टॉपिक बचेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक छोटा सा टॉपिक बचेगा डाइपोल बेस्ड फोर्स, और रुक जाओ, एक NCERT रीडिंग वाला वो करेंगे। जिस दिन हम NCERT रीडिंग करेंगे उस दिन कुछ स्पेशल टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको। वो स्पेशल टॉपिक कुछ स्पेशल एग्जांपल्स को करने के लिए है, जैसे बेंट्स रूल, ड्रेगो रूल, ये मैं आपको बताऊंगा। तो बेंट्स रूल, ड्रेगोज रूल, ये क्या होते हैं, कुछ आइडिया आपको बैक बॉन्डिंग का दे दूंगा कि बैक बॉन्डिंग का कैसे क्या करना है ना। तो ये दो तीन चीजें जो मेरे दिमाग में है, मुझे पता है, ठीक है, और मैं जानता हूं कि नीट में इनसे सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैं आपको आखिर में करवाऊंगा बेटा। हेडिंग भी ऐसे ही लगाऊंगा कि सम स्पेशल टॉपिक्स, है ना, और कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स को करने के लिए, बस इतनी बात है। तो वो हम करेंगे, वो आखिर में करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, सब करेंगे। एनसीईआरटी की रीडिंग भी लगवाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस एनसीईआरटी की लेकर आऊंगा, एनसीईआरटी स्क्रूटनाइजिंग जिसको मैं बोलता हूं, उसकी एनसीईआरटी की जांच पड़ताल भी हम एकदम से जो है वो करने वाले हैं। तो एकदम फिक्र नहीं करनी है आपको, पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। और सबसे लास्ट में आपको पूरा पूरा सवालों वाला
जत्था, एक रिकॉर्डेड लेक्चर पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो बिल्कुल मिलने वाला है ही, उसकी तो कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया है, आज आपने आयनिक बॉन्ड फिनिश किया है बेटा, ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट करी है, शुरू करी है, कुछ नहीं किया है अभी तक। हमने सिर्फ ऑलमोस्ट ये पढ़ा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं कितने, किसकी एनर्जी कम किसकी ज्यादा, किस तरह से बनते हैं, जब दो वेव दो तरह से टकराती है, इंटरफेयर करती है, तो दो तरह के ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं, बीएमओ एंड एबीएमओ, ये मैंने अभी तक सिखाया है। एनीवेज चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, है ना, एंड नमस्कार।